नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज के वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ थंबनेल से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि आज हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, वेट और असिस्टेंट प्रोफेसर साथ में क्या है बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी सम्मिलित ये जो है हम लोग महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। यानी जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है जो एग्जाम में आने की संभावना है उसको हम लोग देखेंगे। तो हिंदी विषय से अगर आप यूजीसी नेट का, बेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का या फिर बीपीएससी टी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए खास होगा, क्योंकि इसमें हम लोग महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यू है उसको देखने वाले हैं। तो आज हम लोग 50 जो है महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को देखेंगे। तो ये जो सेट चल रहा है ये तीसरा सेट चल रहा है। इससे पहले 2 और किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये तीसरा सेट चल रहा है, तो आप लोग को अंत तक बने रहना जरूरी है, क्योंकि हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे आपकी जो प्रश्न का स्तर है वो बिल्कुल सटीक है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जो है बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये सब का जो पीडीएफ है वो फोटो के रूप में आपको फेसबुक पे साझा किया जाएगा। अगर आप फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है, आप वहां से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है। इसमें क्या है तो यूजीसी नेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ किए गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में सटीक व्याख्या है, यानी सरल शब्दों में आपको जो है बताने का एक प्रयास हम किए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि आज प्रश्न जो है क्या कुछ रहने वाला है। अब देखिए प्रश्न आपके सामने ओपन हो रहा है, इसको खुद देखिएगा। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि प्रश्नों की संख्या कितनी है, 50 प्रश्नों की संख्या है। और क्या है तो ये देखिए हिंदी भाषा का है, विषय जो है हिंदी है। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। यानी 50 महत्वपूर्ण जो पीवाईक्यू है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो प्रश्न है इसका आप लोग देखिएगा कि क्या सही होगा। अब देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये अपभ्रंश के मूल स्वर नहीं है। आपको विकल्प के अनुसार बताना है कि इनमें से कौन सा है जो अपभ्रंश के मूल शब्दों में से नहीं है। तो मूल शब्दों में से नहीं जो है उसको आपको चूज करना है कि कौन से हैं। तो देखिए ये जो है वर्ण व्यवस्था से लिया गया है। तो अपभ्रंश के जो मूल स्वर है वो नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसको आप लोग देखिए और बनाइए कि कौन सा सही होगा। तो देखिए इस तरीका के प्रश्न आपको हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको देखना जरूरी हो जाता है। तो अंत तक आपको बने रहना है ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा जो है इसका सही आंसर होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए इसका कि कौन सा सही होगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पे आ और आ है, ये तो सही है। ई और बड़ी ई है, ऊ और बड़ी ऊ है। तो ये सब जो है मूल स्वर है, लेकिन ए और ओ ये दोनों जो है अपभ्रंश में नहीं था। यानी ए और ओ जो है अपभ्रंश में नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ए और ओ जो है अपभ्रंश के मूल स्वर नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा तो ये चीज़ें नहीं बना पाइएगा। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि आगे जो प्रश्न है वो क्या है।
अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, आपको बताना है। तो सही नहीं जो है वो कथन आपको चूज करना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौसेनी मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से हुई है। तो बात तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। हिंदी की र और ढ ध्वनियां संस्कृत भाषा से आगत है। अब देखिए आप लोग जब पढ़ते होंगे वर्णमाला, जब हम व्याकरण में पढ़ा रहे थे तो वहां दो उत्क्षिप्त व्यंजन थे। ये दोनों क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन थे। तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो थे ये संस्कृत से आगत नहीं है, इसका हिंदी में ही प्रयोग होता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। हिंदी की जो उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनियां हैं वो संस्कृत से ये दोनों आगत नहीं है और यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ये बिल्कुल जो है सही नहीं है। बाकी मगही बोली बिहारी उपभाषा से संबद्ध है, बिल्कुल सही है। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है, ये भी सही है। तो इसका जो है दूसरा सही आंसर हो जाएगा, यानी उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और ढ जो है ध्वनियां संस्कृत भाषा से आगत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, यानी निम्न रचनाओं को उनकी विषय वस्तु के साथ जो है सुमेलित करना है, यानी उसका विषय वस्तु क्या है। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो आपको थोड़ा सा दुविधा में डालता है, लेकिन अच्छे से देखने पर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए प्राकृतिक पैगदम जो है वो छंद शास्त्र का ग्रंथ है, छंद शास्त्र का ग्रंथ है। शब्दानुशासन जो है व्याकरण का ग्रंथ है। यहाँ ऐसे आप इसको जो है मिला सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका राउल बेल जो है नक्शिक वर्णन है, अवध रत्नाकर मैथिली गद्य ग्रंथ है। तो ये आपका जो है सही सुमेलित किया हुआ है, इसको आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, यानी 2 वाला विकल्प जो है सही होगा। तो इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जब तक बेहतरीन तरीके से आप नहीं देख पाइएगा तब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो है देखते चलिए, अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश से प्रभावित रचना है, यानी अपभ्रंश से प्रभावित रचना कौन सा है उसको आपको बताना है। तो देखिए अपभ्रंश से जो प्रभावित रचना है वो कौन सा है, तो रेवंत गिरिदास है। रेवंत गिरिदास जो रचना है, यानी रेवंत गिरिदास है जो विजय सेन सूरी का है। विजय सेन सूरी का ये रचना है, विजय सेन सूरी का। तो ये जो है रेवंत गिरिदास अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा, यानी 1 जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है आर्यवारों के संबंध में असंगत है, यानी जो आर्यवार संत थे आपको पता है कि इसकी संख्या 12 है। तो इसके संबंध में जो है कौन सा कथन असत्य है, यानी असंगत कौन है ये पूछा गया है। तो जो आर्यवार संत थे इनका समय 6ठी से 9वीं शती तक है। तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। 6ठी से 9वीं शती तक इसका जो है समय है। ये 12 थे, इनकी संख्या 12 था, आप लोगों को पता है, पिछले सेट में भी आया था। इनकी भक्ति में दास्य, वात्सल्य तथा कांता तीनों भाव हैं। तो बिल्कुल सही है, इनकी भक्ति में तीनों भाव आपको देखने को मिलते हैं। ये मूलतः शिव उपासक थे, ऐसा नहीं है ये मूलतः शिव उपासक नहीं थे, ये आपका जो है बिल्कुल असंगत है। ये मूलतः शिव उपासक नहीं थे, ये असंगत है। तो बाकी तीनों जो है सही है, ये चौथा जो है असंगत है। विकल्प 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखते चलना है। अब देखिए कहा गया है अवधि से संबंधित कवि नहीं है, यानी अवधी भाषा से संबंधित जो कवि है वो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए आप भक्ति काल में पढ़िएगा तो मुल्ला राउत को पढ़े होंगे, जायसी को, उस्मान का। तीनों जो है अवधी भाषा में लिखते हैं। तीनों क्या है, सूफी कवि है, सूफी कवि है, अवधी भाषा में लिखते हैं। लेकिन वृंद जो है रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवि है। तो विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको जो है हिंदी जंक्शन पे बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन आपको दिया हुआ जा रहा है।
ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। तो आपकी जो है तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको जो है यहाँ बीपीएससी 4.0 के साथ साथ बेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट साथ साथ में कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी 4.0 का क्लास खत्म हो चुका है, तो ऐसा ही प्रश्न आपको देखना होगा। अब देखिए कहा जा रहा है यह पूरा ग्रंथ जारी है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह मान्यता किसकी है? यानी पृथ्वीराज रासो के संबंध में ये जो मान्यता है ये किसका है? तो देखिए पूरी तरह ये जारी मानने वाले, यह पूरा ग्रंथ जारी है, ऐसा कहने वाले हमारे रामचंद्र शुक्ल आचार्य जी हैं। तो विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल आचार्य ने इसे पूर्णतः जारी ग्रंथ माना है। आगे है अनरहक की भारतीय अभिव्यक्ति है। अनरहक जो है उसका भारतीय अभिव्यक्ति क्या हो जाएगा? तो देखिए कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो 1-2 प्रश्न ऐसे रहेंगे, तो आपका क्या है आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। किसी प्रकार से ऐसे प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होगा? तो अनरहक का भारतीय अभिव्यक्ति होगा अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि यानी मैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, अखनिया झारी परी पंथ निहारी निहारी जी भड़िया छारा परिया राम पुकारी पुकारी। यानी अखियां जो है झारी पड़ गई, यानी अखियां जो है झारी पड़ गई, यानी बारिश आंसुओं से जो है भीग गया है, जीव जो है छाया पड़ गया है राम पुकार पुकार के। इस साखी पर मुखिया प्रभाव है। तो इसमें जो है किसका प्रभाव है? इस जो सखी है इस पे किसका प्रभाव है आपको बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न जो है बहुत डिफिकल्ट होते हैं, यानी जब तक ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से नहीं बनाए हुए रहिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो इस पे देखिए अखियां झारी पड़ी पंथ निहारी निहारी जिभिया छारा पड़ा राम पुकारे पुकारे। इस सखी पर मुख्यतः जो है सूफी साधना पद्धति का जो है प्रभाव दिखता है। सूफी साधना पद्धति का प्रभाव यहाँ पे दिखता है। तो विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए पश्चिमी राजस्थानी बोली को कहते हैं। तो जो पश्चिमी राजस्थानी बोली है उसे क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी जो राजस्थानी बोली है उसे मारवाड़ी भी कहा जाता है। मारवाड़ी कहा जाता है। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा में भक्ति का प्रमुख रूप है। तो आप लोगों को पता है कि मीराबाई की जो भक्ति थी वो क्या है? माधुर्य भाव की थी। माधुर्य भाव की भक्ति थी मीराबाई में। दास भाव का जो है वो तुलसीदास में आपको देखने को मिलता है, दास भाव का। साखी भाव का आपका सूरदास में देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यानी मीरा में भक्ति का जो प्रमुख रूप है वो माधुर्य भाव है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राम की कृपा प्राप्ति हेतु सीता की अभ्यर्थना तुलसी ने किस कृति में की है? यानी राम की कृपा प्राप्ति हेतु सीता की जो अभ्यर्थना है, यानी सीता की जो प्रार्थना तुलसी ने किस कृति में की है? तो यहाँ जो किया गया है वो विनय पत्रिका, इनकी जो रचना है उसमें किया गया है, विनय पत्रिका में। यानी विकल्प 4 आपका जो है सही हो जाएगा। विनय पत्रिका में ऐसा जो है किया गया है। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नहीं है? देखिए आप लोगों को जब लाइव क्लास दे रहे थे तो आपस में बहुत ज्यादा आप लोग चैटिंग करते थे, जिससे क्लास डिस्टर्ब होता था, समय का भी जो है ज्यादा दुरुपयोग होता था। इसलिए मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो देने का कोशिश कर रहा हूं ताकि समय जो है मैनेजमेंट हो सके। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नहीं है। और देखिए आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने नहीं लिखा है। भूमिका है, आदिकाल है, उद्भव और विकास है। तो ये आपका बिल्कुल जो है संबंधित नहीं है, यानी विकल्प 1 आपका, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको सभी तरीके से यहाँ हमने बताने का प्रयास किया है। अब देखिए 84 वैष्णवत की वार्ता के कर्ता माने जाते हैं, यानी इसके जो कर्ता माने जाते हैं कौन है? तो देखिए गोकुलनाथ की एक रचना ये मानी जाती है। 84 वैष्णवत की वार्ता। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सुमेलित नहीं है।
यानी कौन सा जो है सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जमभोजी बिश्नोई संप्रदाय के हैं, बिल्कुल सही है। रामनाथ है प्रणामी संप्रदाय है। नामदेव जो है वारकारी संप्रदाय है। अब देखिए शिव नारायण जो यहाँ है तो शिव नारायण का शिव नारायणी संप्रदाय है। इसका जो है शिव नारायणी संप्रदाय इसका है, शिव नारायणी संप्रदाय है, जो कि विकल्प में नहीं है। सनातनी का जो है आप यहाँ पे देखिए वो जो दिया गया है वो शिव नारायण नहीं होगा, ये आपका जगजीवन दास होगा। सतनामी का जो है जगजीवन दास है, जगजीवन दास, जीवन दास इस संप्रदाय के जो है प्रवर्तक। तो ये जो है सुमेलित आपका नहीं है, विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सतनामी संप्रदाय के जगजीवन दास है और शिव नारायण का जो संप्रदाय है शिव नारायणी संप्रदाय है। तो विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ रचना है इश्कनामा। इश्कनामा के रचनाकार कौन है? तो देखिए इश्कनामा जो रचना है वो आप यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा कि इश्कनामा जो है घनानंद का, लेकिन ऐसा नहीं, ये बोधा का है। इश्कदता जो है घनानंद का है। तो ये विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, यानी बोधा का है इश्कनामा। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोगरी कवित की बोखेर कदी जानो है, पंक्ति के रचना है कार है, यानी ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है ये हमारे ठाकुर जी की पंक्ति है। रीतिकालीन कवि जो ठाकुर हैं उनकी पंक्ति है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है आपका स्तर का ध्यान रखा गया है, स्तर को देखते हुए प्रश्नों को लाया गया है। जटिल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तरीके आपको कुछ नए मिल सकते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में नहीं है, यानी जो आरंभिक उपन्यासकार थे उसमें कौन जो है शामिल नहीं थे। देखिए आपको पता है श्रीनिवास दास तो थे, देवकीनंदन खत्री भी थे और यहाँ पे रज्जा राम शर्मा भी थे, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जो है अब आरंभिक में नहीं थे, बाद में आते हैं। तो विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। अब देखिए यहाँ न को जो है र में हो गया है, तो ये देख लीजिएगा, विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। आगे है भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक नहीं है, यानी कौन सा नाटक है जो भारतेंदु द्वारा अनुवाद नहीं किया गया है। तो देखिए अनुदित नाटक में देखिएगा कर्पूर मंजरी ये तो है, मुद्रा राक्षस भी है और क्या है दुर्लभ बंधु भी है, लेकिन नील देवी जो है अनुवादित नाटक नहीं है, ये मौलिक नाटक है, ये उनकी मौलिक नाटक है, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा, नील देवी उनका अनुदित नाटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है, यानी नागरी प्रचारणी सभा का जो स्थापना हुआ था, यानी 1893 में इसका जो स्थापना होता है, तो संस्थापकों में कौन जो है शामिल नहीं थे। देखिए संस्थापक सदस्यों में जो शामिल नहीं थे तो श्याम सुंदर दास तो थे, राम नारायण मिश्र भी थे, शिव कुमार सिंह भी थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय नहीं थे। ये आपका विकल्प 4 जो है सही हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं थे, विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए नहीं वाले प्रश्न जो पूछा जाता है थोड़ा दुविधा में डालता है, तो आपको बनाना है। तो देखिए सरस्वती के जो आरंभिक संपादक मंडल में शामिल थे राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, किशोरीदास गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। सभी को अगर आप देखिएगा तो राधा कृष्ण दास थे, श्याम सुंदर भी थे, किशोरी गोस्वामी, राज गोस्वामी भी थे, लेकिन राधा चरण गोस्वामी नहीं थे। ये आपका विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा, ये जो है सम्मिलित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है निम्न में से छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। तो छायावाद का जो घोषणा पत्र है वो किसे माना जाता है। तो छायावाद का जो घोषणा पत्र है वो पल्लव की जो भूमिका है उसको छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। पल्लव की भूमिका यानी सुमित्रानंद पंत की जो पल्लव की भूमिका है उसको छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है।
आगे है छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, यानी छायावाद का जो विशेषता है उसमें कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है, आत्मानुभूति की अब देखिए उपदेश की प्रधानता, यहाँ देखिएगा उपदेश की प्रधानता इसकी जो विशेषता है वो नहीं है, बाकी कल्पना की अतिशयता है, विस्मय की भावना है, लेकिन उपदेश की प्रधानता जो छायावाद है उसकी विशेषता में शामिल नहीं है। तो ये आपका जो है विकल्प 2 सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए है ताल सप्तक का कवि नहीं है, तो देखिए मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, ये तीनों तो हैं। धर्मवीर भारती ताल सप्तक के कवि नहीं है, ये जो है दूसरा सप्तक के कवि हैं, दूसरा सप्तक के कवि हैं। तो विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। देखिए ताल सप्तक का जो प्रकाशन हुआ है 1943 में होता है, तो इसमें जो है धर्मवीर भारती को स्थान नहीं मिलता है, विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। अब देखिए है रुकमान अली के लेखक हैं, तो रुकमान अली जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। तो ये जो रचना है रुकमान अली, ये सौमित्र मोहन की रचना है, सौमित्र मोहन की रचना है। और ये क्या है, तो एक रंबी कविता है, रंबी कविता है, रंबी कविता है, यानी रुकमान अली के लेखक जो है सौमित्र मोहन है और ये एक रंबी कविता है। देखिए प्रश्न बहुत ये डिफिकल्ट है और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कभी कभी। अब देखिए निम्न में से रंबी कविता कौन सी नहीं है। अब देखिए रंबी कथा आप देखिएगा तो पटकथा जो धूमिल लिखे हैं, पर्वत की छाया, आप देखिएगा ब्रह्मराक्षस जो मुक्तिबोध का है, ये सभी रंबी की कविता है। लेकिन आकार और उसके बाद जो कविता है वो क्या है आपका, आकार और उसके बाद ये जो है आपका रंबी कविता नहीं है, छोटी कविता है, 6 पंक्ति का ये कविता है, 6 से 8, लेकिन विशाल जो है अर्थ समाये हुए है। तो विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। निम्न में से आंचलिक रचना नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो आंचलिक रचना नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो मेरा आंचल, बहती गंगा और बरसनमा सभी आंचलिक है, अंधेरे बंद कमरे आंचलिक नहीं है, विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। अंधेरे बंद कमरा आंचलिक उपन्यास नहीं है। अब देखिए एक है खंजन नयन का आधार है, देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। तो खंजन नयन जो अमृतलाल नागर की रचना है उसमें जो सूरदास है वो आधार के रूप में आते हैं, खंजन नयन यानी सूरदास, विकल्प 1 यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित नहीं है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो आपको देखना होगा कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा अरुण कमल की रचना अपनी केवल धार है, तो ये तो बिल्कुल सही है। हृदयधर जगुरी की बची हुई पृथ्वी, ये भी सही है। उदय प्रकाश का है अबूतर कबूतर, ये सही है। अब देखिए जमीन पक रही है, ये मुक्तिबोध की रचना नहीं है, ये केदारनाथ सिंह की रचना है, केदारनाथ सिंह की ये रचना है, जमीन पक रही है। तो विकल्प आपका 4 जो है सही हो जाएगा, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से देखिए प्रश्न पूछा जाता है, आपको अच्छे से देखते चलना है। नई कहानी के सिद्धांतकारों में सम्मिलित नहीं है, यानी नई कहानी के जो सिद्धांतकार है उसमें कौन से जो है सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सम्मिलित हैं नामवर सिंह तो सम्मिलित है नई कहानी में, राजेंद्र यादव भी आते हैं, कमलेश्वर भी आते हैं उसके सिद्धांत में, लेकिन लक्ष्मीकांत वर्मा का इसमें कोई स्थान नहीं है, विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। नई कहानी के सिद्धांतकारों में सम्मिलित नहीं है लक्ष्मीकांत वर्मा। आगे है समांतर कहानी आंदोलन से संबंधित है। तो समांतर कहानी आंदोलन जो चला था उससे संबंधित जो है वो कौन है आपको बताना है। तो देखिए समांतर कहानी आंदोलन जो है 1972 में चला था और ये कमलेश्वर जो है इस कहानी के मुख्य जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। तो विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा, कमलेश्वर। आगे है 8वां सर्ग। तो 8वां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा का रचना है, तो ये क्या है आपको बताना है। तो 8वां सर्ग जो है ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। 8वां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा का है, विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे आप पात्र देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आधे अधूरे में महेंद्रनाथ है, बिल्कुल सही है। अंधा युग में युधिष्ठिर है। अब देखिए चंद्रगुप्त में भट्टार्क नहीं है। अगर चंद्रगुप्त में दिया जाए तो आपका जो है भट्टार्क जो किसमें है, स्कंदगुप्त में है, स्कंदगुप्त में है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी 8वां में तो प्रियंवदे है, तो विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, रस को वेदांतर स्पर्श शून्य किसने माना है? रस को वेदांतर स्पर्श शून्य किसने माना है? तो वेदांतर स्पर्श शून्य मानने वाले विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ जी हैं। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई की रचना है। तो देखिए ये नई तरीका से प्रश्न पूछा गया है। हरिशंकर परसाई की रचना है, तो इसके जो रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई कौन से रचना के रचनाकार हैं? तो यहाँ पे आप देखिएगा अच्छे से, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ काशी तो जो है काशीनाथ सिंह का है। काग भगोरा जो है वो हरिशंकर परसाई का है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा, काग भगोरा। तो ये देखिए प्रश्न पूछा गया था। आगे है, कौन सा युग में सही नहीं है? अब देखिए युग में जाइएगा तो शीर्ष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का है। गेहूं और गुलाब रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है। राम वृक्ष बेनीपुरी का ये रचना है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सदाचार का तबीज हरिशंकर परसाई का है। आगे देखिए, दूसरी परंपरा की खोज में विवेच है। तो दूसरी परंपरा की खोज में विवेच है, तो किनका जो है विवेचना किया गया है दूसरी परंपरा की खोज में? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है विवेचन किया गया है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा, दूसरी परंपरा की खोज। आगे है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब देखिए, आवारा मसीहा जीवनी है, बिल्कुल सही है। यहाँ आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है, बिल्कुल सही है। दस्तावेज एक पत्रिका है। परशुराम की प्रतीक्षा निबंध नहीं है, ये काव्य है। आपको पता है परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर का काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर का, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी आप देखिए, बसेरे से दूर आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन का बसेरे से दूर, तो विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह पंक्ति किसकी है? तो आप जब भक्ति काल को पढ़ रहे होंगे या आदि काल को, तो उसमें बताया गया होगा ये। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार चेष्टा लेकर आया हो, तो विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर आधुनिकता के सिद्धांतकार हैं। तो उत्तर आधुनिकता के जो सिद्धांतकार हैं वो कौन है? तो फ्रांसिस फुकुयामा जो है उत्तर आधुनिकता के सिद्धांतकार हैं। यानी विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा, यानी चौथा विकल्प क्या है? फ्रांसिस फुकुयामा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से अर्थालंकार नहीं है, यानी अर्था अलंकार कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अन्योक्ति है, लेकिन यमक जो है अर्थालंकार नहीं है, ये वर्णालंकार है। तो ये शब्दालंकार है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा, यमक। आगे बढ़ते हैं। भामा के निकटतम परवर्ती आचार्य हैं, यानी भामा के जो निकटतम परवर्ती आचार्य हैं वो कौन है? तो भामा के जो निकटतम परवर्ती आचार्य माने जाते हैं, कुंतक माने जाते हैं। ये जटिल प्रश्न है, ये जटिल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर आएगा तो आपका जो तैयारी है वो बेहतर रहेगा, तभी बना पाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। आगे देखिए, अर्थ शब्द में नहीं शब्दों के बीच होता है, यह धारणा निम्न में से किससे संबंधित है? अर्थ शब्द में नहीं शब्दों के बीच होता है, यह धारणा निम्न में से किसका जो है कौन से वाद से संबंधित है? तो ये देखिए, संरचनावाद का कहना है कि अर्थ शब्द में नहीं शब्दों के बीच होता है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। फंतासी में नहीं होता, फंतासी में क्या नहीं होता आपको बताना है।
तो फंटासी में जो है स्वप्न होता है, बिंब होता है, अवचेतन होता है, युक्ति नहीं होती है। यानी फैंटासी में स्वप्न होता है, बिंब होता है, अवचेतन होता है, लेकिन युक्ति नहीं होती है। विकल्प आपका 2 सही हो जाएगा। भारत के अनुसार अस्थायी भावों की संख्या है। तो यहाँ देखिए प्रश्न को कितना घुमाया है। अस्थायी भावों की संख्या या रसों की संख्या 8 है, भरत मुनि ने माना है। यानी जब रस 8 माने तो उसके अस्थायी भाव भी 8 वो बताते हैं। विकल्प 1 जो आपका है वो सही हो जाएगा। भरत के अनुसार अस्थायी भावों की संख्या 8 है। बिंबवाद से संबंधित है। तो बिंबवाद जो है वो किनका है दिया हुआ, तो आपको पता है इजरा पौंड का जो है बिंबवाद है। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा, इजरा पौंड का बिंबवाद। बैन शून्या जबते मधुर तबते सुनतम बेन में है, यानी कौन सा अलंकार इसमें है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। संरचनावाद से संबंधित है। तो संरचनावाद से संबंधित आचार्य कौन है, तो सास्यूल जो है संरचनावाद से संबंधित है। सास्यूल पाश्चात्य काव्य शास्त्र का है। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। अपनी खबर है, ये जो रचना है इसके रचनाकार जो है, तो आपको पता है कि ये कौन सी विधा है, हिंदी की कौन सी विधा है, तो अपनी खबर ये आत्मकथा विधा है। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा, ये आत्मकथा विधा है। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। नर्मदा विषयक यात्रा वृत्तांतों के लेखक हैं, यानी नर्मदा से संबंधित जो यात्रा वृत्तांत है उसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं अमृतलाल बेगर हैं, यानी विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। अमृतलाल बेगर जो नर्मदा विषयक यात्रा वृत्तांत लिखने वाले हैं। तो ये आज आपके समक्ष जो है 50 जो है महत्वपूर्ण PYQ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, और जो प्रश्न आपको कठिन लगता है उसका रिवीजन कीजिए, और जिससे कि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो यहाँ 50 प्रश्न दिए हैं, इसी तरह से 50 प्रश्न, 60 प्रश्न, 75 प्रश्न, 100 प्रश्न का सेट जो है लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। आज जो है ये सेट 3रा चल रहा था, यानी किसके लिए, तो UGC नेट, BPSC 4.0, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीट, चारों की सम्मिलित तैयारी यहाँ पे सेट के माध्यम से करवाई जा रही है, क्योंकि BPSC 4.0 का ऑलरेडी क्लास हो चुका है। तो अब जो है सेट आपको देखना है, जिससे कि आपका जो कंटिन्यूटी है और नए नए प्रश्नों को आप देख सकें, ताकि आपको जो वहाँ एग्जाम में नए प्रश्न आएंगे उसको सावधानी से बना सके। तो यहाँ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए थे। तो आज जो है 50 प्रश्न आपको मैंने करवाया, इसी तरह आगे भी करवाएंगे। और लाइव क्लास में जो है समय ज़्यादा बर्बाद होता था, तो समय की बचत के लिए मैंने जो है रिकॉर्डेड वीडियो डालना स्टार्ट किया है। इसी तरह आपके पास जो है जाता रहेगा, आप लोग जो है इसको देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर हिंदी जंक्शन पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप लोगों का जो 50 सेट का जो बुक था PPSC 4.0 का, वो अभी नहीं छप पाई है, तो 10 जून तक हो सकता है आपको भेजा जाएगा। ये चल रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और मैसेज कर रहे हैं तो ये 10 जून तक 50 सेट का जो बुक है वो उपलब्ध होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा देते हैं। जय हिंद।